जैसे जैसे प्रथम चरण के मतदान की तारीख नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे मध्य प्रदेश में सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप के बीच कांग्रेस के आखिरी गढ़ छिंदवाड़ा में सेंध लगाने के लिए भाजपा ने कमर कस रखी है और इसकी कमान अपने हाथ में ली है कुशल रणनीतिकार और संगठन के चाणक्य कहे जाने वाले, राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने। और आज अमित शाह छिंदवाड़ा के दौरे पर हैं। देर शाम वो अपना रोड शो करेंगे और उसके बाद रात को छिंदवाड़ा ही रुकेंगे और देर रात रुकते हुए वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। सभी बूथों को जीतने के लिए एक रणनीति बनाई गई है जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उस रणनीति की समीक्षा खुद अमित शाह करेंगे। और अमित शाह के हाथ में मध्य प्रदेश का जो आखिरी गढ़ है कांग्रेस के लिए, जो कांग्रेस का अभेद किला माना जाता था छिंदवाड़ा, कमलनाथ का गढ़ रहा है छिंदवाड़ा, उसको भेदने के लिए तैयारी है। और उस तैयारी के लिए अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव भी साथ रहेंगे, संगठन के तमाम पदाधिकारी भी साथ रहेंगे। कुल मिलाकर बीजेपी चाहती है कि मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीती जाएं और उसमें से अभी उनके पास 28 सीटें हैं। केवल छिंदवाड़ा एकमात्र सीट है जो कि बीजेपी से दूर है और कहीं ना कहीं अब अमित शाह ये चाहते हैं कि छिंदवाड़ा भी भारतीय जनता पार्टी के झोली में आए। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। पहले चरण के लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के गया और पूर्णिया पहुंचे थे। वहां पे जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने 2005 से पहले बिहार में लालू और राबड़ी शासनकाल का याद दिलाते हुए कहा कि 2005 से पहले बिहार में हमारी घर की बहू बेटियां निकलने से डरती थी। लालू प्रसाद यादव ने बिहार को सिर्फ भ्रष्टाचार और जंगल राज दिया है। उन्होंने कहा कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो भ्रष्टाचारियों का कभी भी साथ नहीं देंगी। ये स्मार्ट युवा है और इनके हाथों में जो स्मार्टफोन है वो लालटेन से चार्ज नहीं होता है। इस पर पलटवार करते हुए आरजेडी की नेत्री व लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। मीसा भारती से जब पूछा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा नहीं कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि इसका जवाब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पिछली दफ़ा जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा किया था तो 400 की जगह 4000 सीट जीतने का दावा किया था उन्होंने। शायद इसी वजह से उन्होंने इसकी माफ़ी भी प्रधानमंत्री से मांगी थी, लेकिन उन्हें माफ़ी नहीं मिली और यही कारण रहा होगा कि वो आज मंच साझा करते हुए नहीं दिखे। पटना से नितेश सिंह, भारत एक्सप्रेस। छत्रियों की नाराजगी के बीच राजकोट से बीजेपी के उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला ने आज राजकोट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया और इसके पहले रूपाला ने शक्ति प्रदर्शन किया जहां रैली निकाली गई और पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी सहित भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी इस रैली में मौजूद रहे। रूपाला ने हालांकि यहां पर भी क्षत्रिय समुदाय से उनको समर्थन देने की अपील की। इस बीच क्षत्रियों को मनाने के लिए कोशिश की गई। बीती रात राज्य सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अगुवाई में सीआर पाटिल और गृह मंत्री हर्ष संघवी के साथ मिलकर क्षत्रिय संकलन समिति की एक बैठक की गई जो करीब 2.5 से 3 घंटे चली, लेकिन यह बैठक बेनतीजा रही। क्षत्रिय समुदाय इस बात पर अड़ा हुआ है कि पुरुषोत्तम रूपाला की उम्मीदवारी रद्द हो, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस मूड में नजर नहीं आ रही है कि रूपाला का टिकट रद्द कर दिया जाए। ऐसे में अब कांग्रेस की तरफ से राजकोट से परेश धानानी राजकोट से उम्मीदवारी पत्र दाखिल करेंगे जो आगामी 28 तारीख को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो राज्य की सबसे हॉट फेवरेट सीट अब राजकोट होगी। यहाँ पर पाटीदार वर्सेस पाटीदार का मुकाबला होगा। तो दूसरी तरफ क्षत्रिय समुदाय ने एक बार फिर से कहा है कि अब उनके विरोध का दूसरे चरण का आरंभ होगा। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। चुनाव आयोग द्वारा राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर चेक किए जाने के मामले में अब राजनीति गर्मा गई है। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग से कहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर चेक किया गया, विरोधियों के हेलीकॉप्टर चेक किए जा रहे हैं, ठीक उसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का हेलीकॉप्टर चेक किया जाना चाहिए। हालांकि इस दौरान चुनाव आयोग ने एक सर्कुलर जारी किया है और सभी पार्टियों को कहा है कि जो लोग हेलीकॉप्टर से या चार्टर प्लेन से सफ़र कर रहे हैं इसकी जानकारी 3 दिन पहले चुनाव आयोग को दे।
साथ ही वो ये भी बताएं कि वो हेलीकॉप्टर या चार्टर प्लेन में क्या क्या सामान लेकर जा रहे हैं और ये सारी डिस्क्लोज के बाद ही वो लेकर जा सकते हैं। चुनाव आयोग के सर्कुलर के बाद भी विपक्ष लगातार हमलावर है और चुनाव आयोग को ये कह रहा है कि जिस तरीके से विपक्ष को दबाया जा रहा है, चुनाव आयोग द्वारा जिस तरीके से विपक्ष को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, ठीक उसी तरीके के नियम सत्ता पक्ष की तरफ भी लागू होने चाहिए और केंद्र में बैठे बीजेपी सरकार के नेताओं का भी हेलीकॉप्टर चेक जरूर किया जाना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। लोकसभा चुनावों से ठीक पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर एक बार फिर से मुद्दा गरमाया हुआ है। राहुल गांधी 4 दिन के केरल दौरे पर हैं और एक बार फिर से मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, ये पारदर्शिता लाने के लिए लाए गए थे, तो आखिरकार उनके जो नाम है उस बॉन्ड्स में वो उजागर क्यों नहीं किए जा रहे। नरेंद्र मोदी का मास्टर स्कीम है जी, ये इनकी सोच है जी, पूरा आइडिया इनका था जी। ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किया गया जी। तो अगर ये पॉलिटिक्स में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किया गया जी, तो इसमें नाम क्यों छुपे थे जी? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि डेटा रिलीज होना चाहिए जी, तो इसको रिलीज होने से कौन रोक रहा था, क्यों रोक रहा था, किन डेट्स पे पैसा दिया गया, किसको दिया गया जी, वो सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहे, इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है और प्रधानमंत्री क्या छुपाना चाहते हैं। तो एक बार फिर से इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर कांग्रेस पार्टी ने खास तौर पर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि लगातार कांग्रेस पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को एक बड़ा स्कैम बता रही है। राहुल गांधी बार बार इस पे सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, तो क्या ऐसे में ये चुनावी मुद्दा बन सकता है या फिर नहीं। कैमरा पर्सन आकाश के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज बैक टू बैक कई बयान देकर कांग्रेस पर हमला बोला है। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस और भूपेश बघेल दोनों ही बिखराव की स्थिति में हैं, क्योंकि कल दुर्ग में जब वो विजय बघेल जो कि भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी हैं दुर्ग लोकसभा सीट के, उनके नामांकन रैली में शामिल होने गए तो भूपेश बघेल की भाभी सीमा बघेल ने बीजेपी का दामन थाम लिया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि भूपेश बघेल के परिवार में भी बिखराव है और कांग्रेस तो बिखराव के राह पर है ही। इसके साथ ही सीएम ने ये भी कहा कि जो भाजपा का संकल्प पत्र है वो केवल मोदी के मन की बात नहीं है, बल्कि जनता ने जो सुझाव बीजेपी को ऑफलाइन और ऑनलाइन दिए उन सबको समाहित इस संकल्प पत्र में किया गया है। तो अगर कांग्रेस ये कहती है कि ये केवल मोदी के मन की बात है तो ये कहना गलत है, क्योंकि इसमें देश के नागरिकों के मतदाताओं के सुझाव शामिल किए गए हैं और उसी के आधार पर बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र तैयार किया है। जो पिछले दिनों विवाद चला है लठैत शब्द को लेकर, उस पर जवाब देते उन्होंने ये कहा कि बिलासपुर से कांग्रेस के जो प्रत्याशी है देवेंद्र यादव, उन्होंने केवल उन्होंने लठैत कहा था। मुख्यमंत्री ने अपने बयान में केवल देवेंद्र यादव को लठैत कहा था, लेकिन कांग्रेस ने तोड़ मड़ोड़कर पूरे यादव समाज को लेकर एक माहौल खड़ा करने की कोशिश की और मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि यादव समाज को उन्होंने लठैत कहा है। कैमरा अशोक के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, रायपुर। एनडीए की तरफ से आरजेडी के ऊपर बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव सिर्फ लोकसभा चुनाव प्रचार में अकेले जा रहे हैं। उनके साथ उनके पिता जो राजनीति में अभी भी सक्रिय हैं, लालू प्रसाद यादव, वो नहीं जा रहे हैं। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि लालू प्रसाद यादव के 15 साल के कार्यकाल को तेजस्वी यादव किस मुंह से बोलेंगे। उस जंगल राज का वर्णन तेजस्वी यादव किस मुंह से करेंगे। अपने 17 महीने की बात तो तेजस्वी यादव करते हैं कि मैंने 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दी, लेकिन उस 15 साल की बात तेजस्वी यादव किस तरह से करेंगे। इसलिए लालू प्रसाद यादव चुनाव प्रचार में नहीं जा रहे हैं। और अगर सच्चाई देखी जाए तो अभी तक 5 जनसभाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और तमाम जो एनडीए के स्टार प्रचारक हैं कई जनसभाएं कई लोकसभा में किए हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव, हालांकि उनके साथ मुकेश सहनी जा रहे हैं चुनाव प्रचार में, लेकिन सिर्फ बिहार लोकसभा की बात करें तो तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। इस वजह से एनडीए की तरफ से बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव के पिछले कार्यकाल को तेजस्वी यादव वर्णन कैसे करेंगे। उनके कार्यकाल का, उनके जंगल राज का वर्णन तेजस्वी यादव कैसे करेंगे। इस वजह से लालू प्रसाद यादव चुनाव प्रचार में नहीं जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति के एक सदस्य नजरुल इस्लाम का बयान कहीं न कहीं चुनावी मुद्दा झारखंड में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल नजरुल इस्लाम ने साहेबगंज की एक चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आपत्तिजनक बयान दिया। आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद ये मामला जो है वो आज झारखंड बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय से उठा, जब बीजेपी के नेताओं ने संवाददाता सम्मेलन करके इस बयान के खिलाफ जो है पूरा आक्रोश दिखाया। और बीजेपी के नेताओं ने साफ कहा कि ये बयान जो है वो बताता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और विपक्षी दलों के लोगों का प्रधानमंत्री के प्रति क्या सोच है, क्या रवैया है। इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस बयान से बिल्कुल पल्ला झाड़ते हुए इस बयान की न सिर्फ निंदा की बल्कि अपने उस सदस्य के खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कही और साथ ही कहा कि कानून भी इस मामले में अपना काम करेगा। भाजपा के चंद नेतागण जिस तरह से इसको तूल दे रहे हैं, मैं इसे भी अनुचित मानूंगा। माननीय प्रधानमंत्री हैं, उस बात को आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और प्रचारित कर रहे हैं। एक तो गलती वहाँ हुई, उसके बाद दूसरी उससे ज़्यादा बड़ी गलती आप कर रहे हैं कि उसको प्रचारित कर रहे हैं। जो अमर्यादित भाषा बोला गया, किसने देखा था, किसने सुना था? अब उसको प्रोपेगेंडा और पब्लिसिटी देने का काम भाजपा के नेतागण कर रहे हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये बयान जो है राजनीतिक तौर पर झारखंड में एक मुद्दा बनने जा रहा है। अब देखना है कि इस मुद्दे को कौन किस रूप में लेता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। चुनाव 2024 के लिए बसपा ने प्रत्याशियों की एक सूची जारी की है, जिसमें पूर्वांचल के 4 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की औपचारिक घोषणा की गई है। इसमें देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट वाराणसी का भी नाम है। बसपा ने वाराणसी से मुस्लिम प्रत्याशी के तौर पर अतहर जमाल लारी को टिकट दिया है, जबकि वाराणसी के बगल की गाजीपुर और जौनपुर की सीट के लिए भी प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। बसपा ने जौनपुर से धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह को टिकट दिया है, जबकि गाजीपुर में डॉक्टर उमेश कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं पूर्वांचल की एक और सीट बलिया से भी लल्लन सिंह यादव को बसपा ने अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। तो ऐसे में बसपा ने पूर्वांचल के 4 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा की है। इन प्रत्याशियों की घोषणा के बाद पूर्वांचल की राजनीति में चुनावी समीकरणों को लेकर थोड़ा फेरबदल जरूर हुआ है। तो इस हिसाब से बसपा के ये जो 4 प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, इससे पूर्वांचल में चुनावी समीकरण में कुछ उलटफेर होने की संभावना जताई जा रही है। वाराणसी से सौरभ अग्रवाल, भारत एक्सप्रेस। इंदौर संसदीय क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही मुकाबला चला आ रहा है। अन्य कोई दलों का वजूद यहाँ फिलहाल नहीं है, जिसके चलते कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही अपना प्रचार शुरू कर दिया है। भाजपा के उम्मीदवार शंकर लालवानी, जो पूर्व में सांसद रहे हैं, वे जगह जगह जाकर के लोगों से संपर्क कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं में भी ऊर्जा का प्रवाह कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार अक्षय बम, जो कि राजनीति में अभी नए हैं, वे भी चुनाव प्रचार में जुट गए हैं और वे जनसंपर्क का दौर उन्होंने शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने एक भागवत कथा के चल समारोह में हिस्सा लिया और मतदाताओं में विश्वास जगाने का प्रयास किया। साथ ही उन्होंने भागवत कथाकार का स्वागत अभिनंदन भी किया। अब देखना है मतदाता किससे प्रभावित होते हैं और किसे वोट देते हैं। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की है। इस सूची में उत्तर प्रदेश की 5 सीटों के प्रत्याशियों के नाम है, वहीं तेलंगाना की 1 सीट के प्रत्याशी का नाम है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों को घोषित करते समय जातीय समीकरण पर विशेष फोकस किया है। लखनऊ पूर्वी की जो सीट थी, वहां से ओपी श्रीवास्तव को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें कि ओपी श्रीवास्तव कायस्थ जाति से ताल्लुकात रखते हैं और कायस्थ जाति को भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत
मतदाता माना जाता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने ओपी श्रीवास्तव को प्रत्याशी बनाकर लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के कायस्थ मतदाताओं के बीच में यह मैसेज देने का काम किया है कि हम आपकी चिंता करते हैं, आप हमारे परंपरागत मतदाता रहे हैं, इसलिए हमारे साथ रहिए। आपको बता दें कि लखनऊ संसदीय क्षेत्र जिसके अंतर्गत की ये लखनऊ पूर्वी की सीट है, वहां से देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रत्याशी हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने लखनऊ के अपने किले को और मजबूत करने की दिशा में काम किया है। कैमरा पर्सन शहनवाज खान के साथ दिव्येंदु राय, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज 5वीं लिस्ट जारी करी है। कुल 11 उम्मीदवारों का अनाउंसमेंट हुआ है। इसमें कुल 3 मुस्लिम कैंडिडेट है। खास बात है कि मैनपुरी में अपना प्रत्याशी बदल के शिव प्रसाद यादव को टिकट थमाया है। वहीं जौनपुर से बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी सिंह को टिकट दिया गया है। वहीं वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ अतहर जमाल लारी को बसपा सुप्रीमो मायावती ने टिकट थमाया है। अब तक कुल बसपा ने 46 कैंडिडेट का अनाउंसमेंट किया है, तो कुल 11 मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं। कुल मिला के देखा जाए तो आने वाले समय में जब 20 मई को मतदान होगा तो 2 सीटें महत्वपूर्ण हैं, कन्नौज और लखनऊ, जहां पे मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा गया है और 4 जून को नतीजे आएंगे। अभी और सीटों का अनाउंसमेंट होना बाकी है। वीडियो जर्नलिस्ट शैलेंद्र पाठक के साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। पंजाब से लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने 12वीं सूची में 3 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है, जिसमें खंडूर साहब से मनजीत सिंह मन्ना मियां विंड, होशियारपुर से पूर्व केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश की पत्नी अनीता सोम प्रकाश को लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं भटिंडा से परमपाल कौर सिद्धू, जो कि आईएएस रही हैं और अभी उन्होंने इस्तीफा दिया है, उनको अपना प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने अपनी 4 बची जो सीटें हैं उस पर उम्मीदवार घोषित किए हैं, जिसमें फिरोजपुर से जगदीप सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं गुरदासपुर से अमन शेर सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। अकाली दल से आम आदमी पार्टी में गए पवन कुमार टीनू को जलंधर सुरक्षित से आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं अशोक परासर पप्पी को लुधियाना से आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी कब तक पंजाब से अपने और जो बचे हुए उम्मीदवार हैं उनके नाम की घोषणा करती है, और जब लोकसभा चुनाव जो कि पंजाब में अंतिम चरण में होने वाला है 1 जुलाई को, तो उसमें जो प्रत्याशी आपस में लड़ते हैं तो उसमें कौन जो है जीतकर दिल्ली पहुंचता है। चंडीगढ़ से कैमरामैन स्वास्थ्य के साथ ओम प्रकाश राय, भारत एक्सप्रेस। चुनाव आते ही कुर्सी पर बैठे नेता जनता के बीच जाकर उनका हालचाल जानना शुरू कर देते हैं। लोकतंत्र का महापर्व मतदान कहा जाता है। 13 मई को लखीमपुर खीरी में मतदान होना, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। तैयारियां शुरू कर दी हैं। 18 अप्रैल से सभी राजनीतिक दलों के जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं उनका नामांकन शुरू होगा, जो कि 24 अप्रैल तक ये प्रक्रिया दस्तावेज की चलती रहेगी, जिसमें नामांकन होंगे। वहीं मतदान को लेकर के प्रशासन लगातार जागरूकता रैली निकाल रहा है। डीएम समेत तमाम जिले के आला अधिकारी और विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा भी सड़कों पर उतरकर जागरूकता रैली के माध्यम से जनता को जागरूक किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में निकल करके मतदान करें। यह तो 13 मई के बाद पता चलेगा, 13 मई के दिन पता चलेगा, जिस दिन मतदान होना लखीमपुर खीरी में, कि इन रैलियों का कितना फ़र्क पड़ता है जनता पर और कितना जनता जो है मतदान करेगी, ये तो उस दिन परसेंटेज पता चलेगा। लखीमपुर खीरी से कैमरा सहयोगी किशन कश्यप के साथ मैं हर्ष गुप्ता, भारत एक्सप्रेस।